Hello students, welcome back to my YouTube channel Let's Learn with Dr. Sarita। स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है BMI और BMR। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है BMI और BMR में, वो नहीं समझ पाते हैं कि क्या अंतर है। तो आज के जो हमारा टॉपिक है इसमें हम समझेंगे कि BMI मतलब कि आपका होता है बॉडी मास इंडेक्स। क्या होता है? B फॉर बॉडी, M फॉर मास, I फॉर इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। और BMR का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। BMR का मतलब क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो आज हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे कि BMI और BMR में क्या अंतर है, फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं BMI और BMR को। ठीक है, BMI को कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे और BMR को कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे, फिर हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे अपने बॉडी मास इंडेक्स को और बेसल मेटाबॉलिक रेट को हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे उसका हम फार्मूला आज के चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, समझते हैं क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ BMI। BMI क्या है? तो देखिए, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, एक मिनट। बॉडी मास इंडेक्स, BMI का मतलब क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, यह BMI मीटर या फीट में ऊंचाई के वर्ग में विभाजित करके किलोग्राम या पाउंड में, ठीक है, व्यक्ति का वजन है, एक व्यक्ति का वजन है। उच्च BMI उच्च शारीरिक मोटापे का संकेत करता है। मतलब कहने का मतलब है कि बॉडी मास इंडेक्स यह एक फैट को नापने, बॉडी के फैट को नापने का काम करता है। BMI क्या करता है? आपके शरीर के जितने भी फैट हैं उसको मापने का काम करता है। यह हमारे शरीर के फैट का परसेंटेज बताता है कि हमारे शरीर में कितना फैट है, उसका क्या बताता है? प्रतिशत बताता है। यह तथा व्यक्ति किस रेंज में आ रहा है, यानी कि व्यक्ति मोटा है, पतला है, अंडरवेट है, ओवरवेट, ये इस चीज़ को बताता है। ठीक है, हम ओबेस है, हम मोटे हैं तो किस कैटेगरी में आते हैं? हम कैटेगरी 1 के ओबेस हैं या कैटेगरी 2 के ओबेस है, या हमारा नॉर्मल है। ठीक है, हमारे बॉडी में जो फैट की मात्रा नॉर्मल है। तो कहने का मतलब है कि BMI मीटर में, ठीक है, मीटर या फिट में ऊंचाई के वर्ग में विभाजित करके, यानी कि व्यक्ति का जब BMI निकालने का एक फॉर्मूला है कि व्यक्ति का BMI कैसे निकालेंगे, तो आपके वेट, आपके जो वेट है उसको केजी में नापेंगे या पाउंड में नापेंगे, और हाइट को मीटर स्क्वायर में करके हम BMI निकालते हैं। समझ में आई बात? तो सिंपली आप भाषा में बोले, सरल भाषा में, कि BMI क्या है, तो BMI है व्यक्ति की बॉडी का फैट नापने का तरीका है। ठीक है, व्यक्ति के शरीर में वसा को नापने का तरीका है BMI। और ये क्या करता है? ये हमारे शरीर में कितना वसा है, कितना फैट है, उसको बताता है, इजंट इट। उसके बाद हम देखते हैं, जब कैलकुलेट करते हैं देखते हैं कि हम किस रेंज में आते हैं। इतनी बात समझ में आई कि BMI क्या है? किताबी भाषा को छोड़ के आप सिंपल भाषा में समझिए कि BMI क्या है। ये शरीर के फैट को नापने हेतु काम आता है। यह हमारे शरीर में फैट की क्या बताता है? परसेंटेज बताता है। फैट के क्या बताता है? ये परसेंटेज को बताता है, फैट का परसेंटेज बताता है। कौन? BMI, इजंट इट। फैट को नापने का काम आता है। आगे देखते हैं, देखिए, ये एक इंडेक्स है, बॉडी मास इंडेक्स। कैसे हम कैलकुलेट, कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि हम क्या हैं, हमारे शरीर में फैट की मात्रा ज़्यादा है या कम है या एवरेज है। तो इस इंडेक्स के बदौलत हम देखेंगे। देखिए, क्लासिफिकेशन किया गया है यहाँ पे BMI का। अगर आपका BMI, अगर आप नापते हैं, कैलकुलेट करते हैं, हम बताएंगे किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर कैलकुलेट करते हैं तो आपका 18.5, ठीक है, 18.5 से क्या आता है, अगर कम रहेगा तो ठीक है, क्या होगा, आप अंडरवेट माने जाएंगे, यानी कि आप में अभी वजन की कमी है, अंडरवेट है। ठीक है, ठीक समझ में आई बात? अंडरवेट को हम एक तरह से कुपोषण भी कह सकते हैं, कुपोषित हैं। कितना? 18.5 से अगर कम रहेगा था, ठीक है। और 18.5 से लेकर 18.5 से लेकर 24.9 रहेगा तो नॉर्मल माना जाता है। किसी व्यक्ति का शरीर में फैट की मात्रा 18.5 से लेकर 24.8 रहेगा, 9 रहेगा तो नॉर्मल होता है। उसी तरह अगर 25 से लेके 29.9 के रेंज में आएगा तो आप ओवरवेट, यानी कि अब आप बढ़ रहे हैं मोटापे की तरफ। ठीक है, अगर 25 से 29 के बीच में आ रहा है, 29.9 की तरफ, तो आप ओवरवेट हैं। समझ में आई बात? 24.9 से जैसे ही 25 के रेंज में आता है तो आप संकेत है कि आप ओबेस हो रहे हो, आपका वेट बढ़ रहा है, ओवरवेट है, इजंट इट।
ओवरवेट है तो यहीं पर सतर्क हो जाइए, कंट्रोल कर लीजिए, तो आप ओबेसिटी के शिकार नहीं होंगे। ठीक है, अगर किसी का 25 से 29.9 के रेशियो में जाता है तो यहीं पे आपकी सतर्कता जरूरी है, सतर्क होना जरूरी है, अटेंशन होना जरूरी है, अटेंटिव होना जरूरी है, नहीं तो फिर आप ओबेसिटी के शिकार होंगे नेक्स्ट रेंज में जाएंगे तो 30 से लेके 34.9 तक जाएगा तो ओबेसिटी के क्लास 1 में आते हैं, इजंट इट। किस में आएंगे, अब मोटापा से ग्रसित व्यक्ति हो गए हैं, आप ओबेस हो गए हैं और क्लास 1 में किस श्रेणी में आते हैं। उसी प्रकार 35 से 39.9 में जाएगा तो ओबेसिटी के सेकंड क्लास में जाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ओबेसिटी के हम सेकंड क्लास में जाते हैं। तो इस प्रकार से हम नापते हैं कि अगर 18.5 से क्या है, कम है, तो आप क्या है, अंडर वेट हैं, अभी आपको और वेट बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, उसी प्रकार नॉर्मल की बात हम समझ लिए कि 18.5 से 24.9 नॉर्मल कहलाता है, 25 से 29.9 क्या है, ओवरवेट है, और 30 से 34.9 के बीच में ओबेसिटी का शिकार हो। ओबेसिटी का आप फर्स्ट रेंज में आते हैं क्लास 1 में, और 35 से लेके 39.9 ओबेसिटी के सेकंड रेंज में आते हैं। तो ये तो हो गया कि हम, ये रेंज है कि हमारे बॉडी में कितना मास है, हम कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या है, तो बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए जब आप अपने वजन और हाइट कैलकुलेटर में डालते हैं, बीएमआई कैलकुलेटर में, तो निकल जाता है ये रेंज। ठीक है, एक आप तो कैलकुलेटर आप अपने कैलकुलेटर में ना डाल के, मशीन में ना डाल के आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि बॉडी का फैट नापने के लिए एक कैलकुलेटर होता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, हाइट और उसके वेट के आधार पर हम नापते हैं। उसमें अपना हाइट आपने लिख दिया और आपका कितना वेट है तो निकल जाएगा आपका बीएमआई। तो आप पता चल जाएगा आपको कि आप अंडर वेट है, नॉर्मल है, ओवर वेट है, ओबेस है, और या फिर ओबेसिटी के सेकेंड रेंज में है। ठीक है, हम एक आपको फार्मूला से भी इसको नाप सकते हैं। देखिए ये क्या है, ये एक फार्मूला है जो जिससे हम बीएमआई नापते हैं। बीएमआई नापने के लिए क्या करते हैं हम, आपका जो भी वेट है, ठीक है, उसको ये तो आप मतलब पाउंड में नापने के लिए, हम पाउंड में नहीं समझेंगे। पाउंड इंडिया में क्या होता है, हम पाउंड में चीज़ों को नहीं कैलकुलेट करते, हम क्या करते हैं, किलोग्राम्स में हम नापेंगे आपके वेट को, फार्मूला को। तो वेट को आप किलोग्राम में लिखेंगे, यानी कि जितना वेट है, जितना आपका वेट है उसको किलोग्राम में लिखेंगे। फिर हाइट को क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर कर देंगे, इजंट इट। हाइट को क्या कर देंगे, मीटर स्क्वायर करेंगे। मान लीजिए कि एक व्यक्ति का क्या है, एक व्यक्ति का मान लीजिए कि हाइट क्या है, वेट है 58 kg। कितना है, एक व्यक्ति का, किसी एक व्यक्ति का 58 kg क्या है, उसका वजन है। ठीक है, तो और क्या है, हाइट उसका है आपका 5 फुट 5 इंच। ठीक है, उसका हमें निकालना है बीएमआई। तो हम कैसे निकालेंगे, किसी एक व्यक्ति का हाइट कितना है, 58 kg है, वेट 58 kg है, ये क्या है, वेट है, और ये उसका हाइट है, कितना हाइट है, 5.5। जब हम बीएमआई कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं हम करते हैं वेट को क्या करते हैं, वेट बाय हाइट, यही है ना फार्मूला, हाइट स्क्वायर मीटर। बीएमआई निकालने के लिए फार्मूला क्या है, वेट बाय हाइट स्क्वायर मीटर। तो जब किसी व्यक्ति का जब हाइट आपका वेट है 58 kg, ठीक है, और उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 167 सेंटीमीटर हुआ है ना, 167 सेंटीमीटर हुआ। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इजंट इट, मीटर में। तो आप जानते हैं कि एक मीटर में क्या होता है, ये 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। पता है आपको कि आपका 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। उसी प्रकार 167 जब आपका ये है मीटर है तो कितना हो जाएगा, 1.67 सेंटीमीटर। समझ में आई बात। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वेट को केजी में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, वेट को तो सेंटीमीटर में हमने निकाल लिया। अब क्या हो गया, आप किसी व्यक्ति का बीएमआई नापना है तो आपका हो गया ये पे, मान लीजिए 58 kg है, ठीक है, 58 kg है, इसको क्या करेंगे हम मीटर स्क्वायर में नापना है, हमको हाइट किस में नापना है, मीटर स्क्वायर में नापना है। तो 1.67 निकल गया था। ठीक है, 5.5 अगर किसी का हाइट है, ठीक है, 5.5 क्या हाइट है, उसको हम सेंटीमीटर में निकालेंगे तो क्या होगा, 1.67। अब 1.67 को हम क्या करेंगे, स्क्वायर में करना है, तो फिर हम करेंगे 1.67। हाँ, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2.78। क्या आ जाएगा, 2.78। समझ में आया बात। अब 2.78 को क्या करेंगे हम, 2.78 को आप करेंगे 58 kg आपकी है, 58 kg आपका क्या है, हाइट आपका kg है, वजन है। ठीक है, ये क्या है आपका केजी वजन है, 58 kg वजन है। अब हम इसको कितना करना है, हमको हाइट को मीटर स्क्वायर में। तो जब हमने हाइट को मीटर में कन्वर्ट किया था, जिस व्यक्ति का 5.5 क्या था,
5.5 इंचेस उसकी हाइट थी, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो क्या था 1.67 सेंटीमीटर हुआ था। तो 1.67 को हमने क्या किया था, उसको 2 से स्क्वायर कर दिया था। तो स्क्वायर करने के बाद क्या आया हमारे पास 2.78 आया था, 2.78। तो 2.78 का जब हम कैलकुलेट करेंगे 58 kg से तो आपका आएगा 20.86। ठीक है, BMI ये क्या हो गया, ये BMI आ गया, क्या आ गया 20.86 BMI आ गया। तो अब 20.86 किस में आएगा, आप कैलकुलेटर में देखेंगे तो 20.86 किस में आ रहा है, 20.86 आपका आ जाएगा नॉर्मल में। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 20 आपका 18.29 आ रहा है ना, यहाँ पे आपका 18.29 आ रहा है, तो ये किस में है, नॉर्मल में। तो इसका मतलब आपका क्या है, BMI नॉर्मल है। समझ में आई इतनी बात, क्या है, BMI नॉर्मल है। एक बार और समझ लीजिए इसको कि हमने कैसे कैलकुलेट किया था। हमने फार्मूला जो डाला था, हमारा फार्मूला क्या था, वेट को केजी में, ठीक है, और हाइट को मीटर स्क्वायर में कर रहे हैं, हाइट को मीटर स्क्वायर में। अगर किसी व्यक्ति का वेट है 58 kg, ठीक है, 58 kg, और हाइट हमें लेना है मीटर स्क्वायर में, तो 5.5 अगर किसी व्यक्ति का क्या है, हाइट है, ठीक है, 5.5 क्या है, हाइट है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा कितना आएगा आपका 167 आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, तभी कितना हो जाएगा आपका, ऐसा आ जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 58 kg तो है ही, और इस हो जाएगा 1.67। अब हम चूँकि स्क्वायर करना है 1.67 को, 1.67 को फिर स्क्वायर किया है ना, 1.67 को स्क्वायर किया तो आपका क्या आ गया, आपका आ जाएगा आंसर इसका 2.78। ठीक है, ये तो हमें इसका रेंज मिल गया। अब फिर क्या करेंगे हम, 2.78 को 58 kg है ही, 2.78 को क्या किया, इससे डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया आपका 20.86। क्या हो गया, 20.86। ये आपका BMI है, BMI है, इजंट इट। और ये BMI का रेंज कहाँ आ रहा है, ये हमारा 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये व्यक्ति क्या है, ये नॉर्मल है। ठीक है, ये व्यक्ति क्या है, ये नॉर्मल है। अब हम आगे समझते हैं। इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि BMI को हमने कैसे कैलकुलेट किया, और BMI क्या है आप समझ चुके हैं। अब तक BMI क्या है आपने समझा कि BMI को हमने क्या कहा कि ये क्या है, हमारे बॉडी के फैट को नापने का तरीका है, फैट को नापने में काम आता है। किसी व्यक्ति के शरीर में फैट का कितना प्रतिशत है, ये BMI बताता है। फिर हमने देखा कि अंडर वेट, नॉर्मल, ओवरवेट, ओबेस सेकंड कैसे नापते हैं। और हम क्या फार्मूला, फिर हम लोगों ने क्या देखा, फार्मूला देखा कि BMI का फार्मूला क्या है, वेट केजी में, ठीक है, और हाइट मीटर स्क्वायर में। तब किसी व्यक्ति का निकल जा रहा है, बड़ा इजीली हम निकाल सकते हैं। समझ में आई बात। BMI को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के शरीर में है फैट है तो कैसे ठीक करेंगे, हम डाइट के थ्रू करेंगे, एक्सरसाइज के थ्रू करेंगे। आप जानते हैं, आप होम साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको इतना पता होगा कि डाइट और एक्सरसाइज में आपका 70% डाइट काम करता है और 30% एक्सरसाइज काम करता है किसी व्यक्ति की बॉडी को फिट रखने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका बॉडी कंट्रोल होगा और सही नॉर्मल रहेगा, नहीं। आपको अपने डाइट पे ज़्यादा काम करना है। तो 70% आपका क्या करता है, डाइट काम करता है, और 30% आपकी एक्सरसाइज काम करती है। तब आपकी बॉडी क्या होती है, फिट होती है, इजंट इट। तब आपकी बॉडी क्या होगी, नॉर्मल BMI की होगी। अब हम समझ लेते हैं BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, तो व्हाट इज BMR, तो बेसल ये क्या है, चयापचय दर को बेसल मेटाबॉलिक रेट बताता है। ठीक है, चयापचय दर क्या होता है कि देखिए, जब हम ऐसा नहीं कि जब हम सो रहे होते हैं या हम विश्राम की अवस्था में बैठे, आराम से बैठे हैं, तो भी तो हमारे शरीर के अंदर क्रियाएं होती रहती हैं। शरीर के जो ऑर्गन्स हैं वो काम कर रहे होते हैं। जैसे कि आपका पाचन तंत्र काम कर रहा होता है, आपका श्वसन तंत्र काम कर रहा होता है, आपका ब्लड फ्लो होते रहता है, तंत्रिका तंत्र काम करती रहती है, हाइपोथैलेमस काम करता है, ब्रेन 24 घंटे काम कर रहा होता है ना। तो ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो काम कर रहे होते हैं। इवन जब आप सो रहे होते हैं तभी ये काम कर रहे होते हैं। सांस लेना तो हम नहीं छोड़ते ना, जब हम सोते हैं तो सांस लेना नहीं छोड़ते हैं। हम जो खाना खाए रहते हैं वो हमारे पचते रहता है हमारे शरीर में, उसका अवशोषण पाचन होते रहता है ना, ब्लड का मूवमेंट होते रहता है, तंत्रिका तंत्र भी काम करती है, हमारा हाइपोथैलेमस काम करता है, हमारा मस्तिष्क भी काम करता है, मस्तिष्क नहीं सोता है, वो भी काम करता रहता है।
तो कहने का तात्पर्य है कि 24 घंटे हमारा ज़रूरी नहीं कि हम फिजिकली काम करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, चलेंगे, बैठेंगे, पढ़ेंगे तभी हम काम कर रहे हैं, नहीं। हमारे शरीर का ये तो हम बाहरी तौर से हमें दिख रहा है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा शरीर अंदरूनी तो 24 घंटे काम करता है। जब हम जाग रहे तो तब भी, जब हम सो रहे होते तब भी, जब हम बैठ के आराम से टीवी देख रहे होते तब भी, है ना। तो क्या होता है, तब ये हमारे जो अंदरूनी अंग, हमारे ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, तो इनको काम करने के लिए क्या चाहिए, इनको एनर्जी चाहिए ना। इसको जो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी खपत होती है इसमें, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं BMR। ठीक है, क्या कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। शरीर के जो आंतरिक अंग होते हैं, ठीक है। और BMR कैसे कैलकुलेट करते हैं, एट रेस्ट पे। जब आप BMR कैलकुलेट करेंगे तो उस समय आपका शरीर बिल्कुल रेस्ट की अवस्था में होना चाहिए। ठीक है, तो ये BMR क्या है, शरीर के आंतरिक अंगों के काम करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम कहते हैं BMR। क्या कहते हैं, BMR। शरीर के आंतरिक अंगों को कार्य करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उसको हम क्या कहते हैं, BMR। और इसको क्या कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। यह शरीर द्वारा आराम करते समय खर्च की गई ऊर्जा की मात्रा, बर्न की गई कैलोरी है। ठीक है, यानी कि शरीर जब आराम कर रहा होता है उस समय भी ऊर्जा की मात्रा जो खपत होती है वही कैलोरी है, BMR। उसको हम नापते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि आंतरिक अंगों के काम करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको BMR कहते हैं। व्यक्ति जब आराम की स्थिति में होता है या पर सोया नहीं होता है तब BMR कैलकुलेट करते हैं। नापने का तरीका है कि BMR कब नापेंगे, तो जब व्यक्ति क्या होता है, आराम की, सोया नहीं होता है लेकिन बिल्कुल रेस्ट में होता है, एट रेस्ट। कहने का मतलब है कि BMR एट रेस्ट पे नापा जाता है। ठीक है, यानी कि जब व्यक्ति आराम कर रहा होता है तब हम BMR नापते हैं। BMR नापने के लिए क्या क्या चाहिए, आवश्यकता है, कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। जब हम BMR नापते हैं किसी व्यक्ति का तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। कौन कौन सी बात है, तो पहले कि व्यक्ति जागृत अवस्था में हो, आराम की अवस्था में हो, बिल्कुल रेस्ट की अवस्था में हो, लेकिन सो नहीं रहा हो, जगा हुआ हो। ठीक है, उसके बाद उसकी नींद क्या होगी, 8 से 12 घंटे की नींद बिल्कुल आराम हो, यानी कि फिजिकली मेंटली बिल्कुल रिलैक्स हो, बिल्कुल किसी भी तरह का उसको स्ट्रेस ना हो। ठीक है, उसको कोई फीवर ना हो। ठीक है, मतलब पूरी तरह से वो रिलैक्स के मूड में रहेगा तभी आपका BMR कैलकुलेट करके अच्छे से आएगा ना। उसको वातावरण आपका नॉर्मल होना चाहिए। BMR नापने के लिए आपका वातावरण भी, मतलब आपका जो एटमॉस्फेयर है बिल्कुल नॉर्मल हो चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, क्योंकि उससे भी आपकी BMR प्रभावित हो रहे हैं। हम आगे देखेंगे कि BMR को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित कर रहे हैं। तो हम BMR नापने के लिए क्या रखेंगे, व्यक्ति जागृत अवस्था में हो, बिल्कुल सोया हुआ ना हो, और लेकिन बिल्कुल रिलैक्स हो, एट द रेस्ट के पोजिशन में हो, और नींद उसने भरपूर ले ली हो। ऐसा क्यों होता है, कहा जाता है नींद भरपूर ले ली हो, 8 से 12 घंटे की नींद ले ली हो, ताकि वो फिजिकली मेंटली हर तरह से रिलैक्स के मूड में हो। उसका पाचन तंत्र आराम की अवस्था हो, यानी कि खाए हुए उसका भोजन बिल्कुल पच गया हो। नहीं तो अंदर अगर खाना भोजन है तो पचता रहेगा तो BMR इफेक्ट करेगा, BMR का जो कैलकुलेशन है वो सही नहीं आएगा। बाहरी वातावरण सामान्य हो, यानी कि कहने का मतलब ना ज़्यादा वातावरण ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो। समझ में आई बात। तो ये क्या हम कह रहे हैं, हमने कहा कि व्यक्ति का मतलब व्यक्ति का जो उसका बाहरी वातावरण सामान्य हो और उसका खुद का टेम्परेचर भी सामान्य हो, उसको फीवर वगैरह ना हो। ठीक है, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्म, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल ही कहते हैं कि रिलैक्स के मूड में, कोई चिंता फिक्र नहीं। तब हम BMR नापेंगे तो आपका BMR क्या हो जाएगा, सही कैलकुलेट करके आएगा। इजंट इट। ये बातें हो गई। अब हम देखते हैं कि BMR को कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर BMR को आपके इफेक्ट करेंगे, तो पहला तो है बॉडी का मतलब संरचना, कंपोजिशन क्या है, बॉडी की आपका कंपोजिशन क्या है। देखिए आपके बॉडी में क्या है, आपके मतलब एपिडोज उत्तक ज़्यादा है या आपके लीन मास है। ठीक है, कह रहा है मोर लीन मास बॉडी हायर इन BMR, यानी कि जिसके शरीर में क्या कह रहा है आपका, द मोर लीन बॉडी मास इज हायर इन BMR, मतलब कि आपके शरीर में ज़्यादा लीन मास है। लीन मास मतलब मसल्स मास। ठीक है, आप देखिए शरीर में जो मैन होते हैं उनके शरीर में लीन मास होता है, यानी कि वो एक्सरसाइज करते हैं, उनके मसल्स बड़े स्ट्रांग होते हैं, तो उनमें लीन मास होता है। और महिलाओं में क्या होता है, एपिडोज उत्तक होता है, एपिडोज टिश्यू होता है। आप देखेंगे कि जैसे कि आप एपिडोज उत्तक ज़्यादा कहाँ होते हैं, पेट पे होते हैं। आपकी फीमेल के जो बाँह वगैरह होती है, थाई होती है, वहाँ एपिडोज उत्तक होते हैं। तो ये आपका जो क्या कर रहा है, BMR को इफेक्ट प्रभावित क्या कर रहा है, तो पहला कि बॉडी का कंपोजिशन क्या है, यानी कि बॉडी में ज़्यादा लीन मास है, मसल मास है, या फिर ज़्यादा एपिडोज उत्तक है। तो अगर बॉडी में लीन मास ज़्यादा होगा तो BMR ज़्यादा रहेगा। ठीक है,
This is due to greater metabolic activities in tissue and when compared to the bones and man for man. जब ज़्यादा लोग एक्टिव रहते हैं, ज़्यादा क्रियाशील रहते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनमें बॉडी लीन बॉडी मास रहता है। और जो आपके जो मैन होते हैं वो फिजिकली ज़्यादा एक्टिव रहते हैं फीमेल के बनस्पत। तो फीमेल में क्या होता है, फीमेल में एपिडोज तक रहता है। ठीक है, तो ये प्रभावित करता है आपका बॉडी की संरचना कैसी है। समझ में आई बात। बॉडी की संरचना प्रभावित करती है। मैन में होता है, जो आदमी होते हैं, पुरुष होते हैं, उनमें लीन बॉडी मास होता है, लेकिन फीमेल में क्या होता है अधिकतर, आपके एपिडोज उत्तक होते हैं, एपिडोज टिश्यूज होते हैं। और ये क्या होता है, जहाँ एपिडोज टिश्यू होता है वहाँ फैट ज़्यादा होता है। जहाँ एपिडोज उत्तक होगा वहाँ फैट ज़्यादा होगा, तो लीन बॉडी मास मस्त होगा तो बीएमआई आपका क्या होगा, ज़्यादा बीएमआई होगा। और आपके एपिडोज उत्तक होंगे तो 10% का कम हो जाता है। यानी कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा 10% का बीएमआई में क्या होता है, फर्क होता है। Isn't it? फीमेल और मेल के बीएमआई में, बीएमआर में हमेशा क्या होता है, 10% का अंतर होता है। ठीक है, दूसरा क्या इफेक्ट डालेगा, प्रभाव डालेगा, आपका फीवर, यानी कि शरीर का टेम्परेचर। अगर बॉडी का टेम्परेचर 1 फ़ारेनहाइट बढ़ता है तो बीएमआर कितना बढ़ जाएगा, 7% बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर बॉडी का टेम्परेचर, फीवर राइजेस बीएमआर, अगर फीवर है, शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा, बीएमआर बढ़ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि बीएमआर नापने के लिए आपका टेम्परेचर बिल्कुल सामान्य अवस्था में हो, वरना क्या होगा, बढ़ा हुआ दिखाएगा, सही कैलकुलेशन नहीं आएगा। तो अगर एक फ़ारेनहाइट बढ़ता है टेम्परेचर, 1 फ़ारेनहाइट बढ़ता है तो कितना हो जाएगा आपका, इंक्रीज करेगा बीएमआर, 7% इंक्रीज कर जाता है हर डिग्री के साथ। यानी कि दो डिग्री बढ़ेगा तो आपका 14% बढ़ जाएगा, है ना। तो ये क्या करता है, ये बॉडी मास को बढ़ाता है। बीएमआर को कैलकुलेट करने में आपका शरीर का जो टेम्परेचर है वो प्रभावित करता है। समझ में आई बात। तीसरी बात कर लेते हैं, स्ट्रेस। अगर किसी को स्ट्रेस रहेगा, चिंता रहेगा, एंजाइटी रहेगी, तो भी क्या होगा, बीएमआर इंक्रीज करेगा। ठीक है, राइज करेगा। स्मोकिंग, अगर कोई कैफीन ले रहा है, कोई नशा कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो भी क्या होता है, तो भी आपका बीएमआर क्या होगा, इंक्रीज करता है। ये बीएमआई इसको प्रभावित करता है। उसके बाद हाइपरटेंशन, किसी प्रकार का आपका हाइपरटेंशन है, थायराइड ग्रंथि बढ़ी हुई है, तो भी क्या होगा, बीएमआर आपका बढ़ जाएगा। यानी कि थायराइड ग्रंथि का क्या होगा, बढ़ाता है बीएमआई को। तो हाइपरटेंशन होगा तो भी क्या होगा, द बेसल मेटाबॉलिक रेट इज इवेल्युएटेड इन एज मच 50 to 70%। यानी कि आपका 50 से 7%, अगर थायराइड ग्रंथि आपका काम नहीं कर रहा है, ठीक है, हाइपरथायरिज्म है, तो क्या होगा, 50 से 60% आपका बीएमआई बढ़ जाएगा, प्रभावित करेगा। उसके बाद ग्रोथ, अगर लंबा व्यक्ति है तो उसका बीएमआई ज़्यादा होगा, उसकी हाइट कम है तो बीएमआर कम होगा। इजंट इट। आपके बीएमआर आपकी ऊंचाई पे भी असर करती है। उसमें प्रेगनेंसी, यानी कि शारीरिक अवस्था कैसी होगी, प्रेग्नेंट वुमेन है या लैक्टेट वुमेन है, स्तनपान करवाती है माता या गर्भवती महिला है, तो क्या होगा इसमें, ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइसेमेस्टर द प्रेगनेंसी बेसल मेटाबॉलिक रेट इज इंक्रीज बाय 15 to 25%, 15 to 25%। यानी कि जो लास्ट ट्राइमेस्टर है, गर्भावस्था का जो तीसरा, जो अंतिम आपका 3 माही होता है, 3 महीना होता है, उसमें क्या होता है, उसका बीएमआर क्या होगा, महिला का बढ़ जाएगा। और कितना बढ़ेगा उसमें, तो 15 से आपका 25%। क्यों, क्योंकि उसमें उसके गर्भ में बच्चा भी तो है, तो वो भी कैलकुलेट होगा उसका बीएमआर, है ना। तो क्या होता है, इसकी वजह से बढ़ जाता है। तो प्रेगनेंसी भी उसका इफेक्ट डालती है बीएमआर को, क्योंकि यूटेरस का साइज बढ़ता है, आपका मेमोरी ग्लैंड बन जाती है, फेटस मास और प्लेसेंटा सारे क्या होते हैं, सब उसकी सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, बच्चे भी तो सांस ले रहे हैं ना। तो क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, प्रेगनेंसी में भी बीएमआर सही नहीं आएगा, बढ़ जाएगा। ओके, उसके बाद फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग है या स्टार्वेशन है, यानी कि भूखमरी है, आपके व्रत में या भूखमरी की अवस्था में क्या होगा, बीएमआर लो हो जाएगा, प्रभावित कर रहा है, यहाँ पे लो हो जाएगा। क्यों लो होगा, चयापचय दर, भोजन ही नहीं है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लो हो जाता है। ठीक है, और फिर हमने ये बता ही दिया आपके बेटा मोटी, यहाँ पे 30% हाइपोथायरिज्म हो गया, यानी थायराइड ग्रंथि बढ़ी रहेगी, थायराइड ग्रंथि बढ़ी रहेगी तो क्या हो जाएगा, 30% आपके बीएमआई क्या होता है, आपका डिक्रीज हो जाता है। यानी कि द बेसल मेटाबॉलिक रेट इज डिक्रीज, आपका थायराइड हाइपोथायरिज्म होगा तो क्या होगा, 30% आपका डिक्रीज कर जाएगा, कम कर जाएगा। ठीक है, एज फैक्टर काम करता है ज़्यादा, क्या होगा, लीन बॉडी मास डैमेजेस विद एज स्लोइंग बीएमआर, यानी कि आपकी जो एज फैक्टर है वो क्या करता है, बीएमआई को बढ़ाता घटाता है। उसके बाद क्या है, अंडर न्यूट्रिशन, अगर व्यक्ति अंडर न्यूट्रिशन होगा, यानी कि उसका कुपोषण का शिकार होगा, तो भी क्या होगा, बीएमआई कम होगा, कम आएगा। क्लाइमेट,
कैसा क्लाइमेट है, गर्म क्लाइमेट है या ठंडा क्लाइमेट है, उसमें भी बीएमआई डिफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद स्लीपिंग, व्यक्ति सोया हुआ है तब बीएमआई में क्या होगा, 5% कम हो जाएगा। तो बीएमआई नापने के लिए इन सभी बातों पे ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये सभी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कैसा, कौन कौन प्रभावित करते हैं, तो आपका जो बॉडी का कंपोजिशन, संरचना है ना, आपकी जेंडर है, आपकी जो लिंग है वो प्रभावित करती है, आपकी एज प्रभावित करती है, आपके शरीर का टेम्परेचर प्रभावित करता है, वातावरण का टेम्परेचर प्रभावित करता है, फिजिकल एक्टिविटी प्रभावित करती है, हार्मोन्स जो सीक्रेट हो रहे हैं वो प्रभावित कर रहे हैं, व्यक्ति ड्रग ले रहा है, नशा कर रहा है, स्ट्रेस में है, चिंता में है, वो प्रभावित करता है। आपकी जो ग्रंथियां हैं, थायराइड ग्रंथि, वो आपको थायरॉक्सिन ग्रंथि वो प्रभावित करती है, हाइपोथैलेमस प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे चीज़ें आपके बीएमआर को प्रभावित करता है, घटाते हैं, बढ़ाते हैं। तो जब इसीलिए कहा जाता है जब बीएमआर नापना है तो व्यक्ति क्या होता है, बिल्कुल आराम की स्थिति में हो, बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में हो, तब उसका बीएमआर क्या होगा, सही आएगा, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं, हमने पहले देखा कि क्या देखा था हमने कि बीएमआई को कैसे नापते हैं, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स को कैसे नापते हैं, यही देखा ना, बॉडी मास इंडेक्स को कैसे नापते हैं, ठीक है। बीएमआई को हमने देखा था कि बीएमआई को कैसे नापते हैं, आपके हाइट केजी में और आपका वेट केजी में और हाइट स्क्वायर मीटर में, यही नापा था ना हमने। अब हम देख लेते हैं कि बीएमआर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, बीएमआर को कैलकुलेट करने के लिए वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से कुछ आविष्कार किए हैं, कुछ डिवाइसेस दिए हैं, कुछ मशीन्स दिए हैं। तो एक डिवाइस उसमें है, एक उसी में डिवाइस है आपका बैंडेड एंड रोथ एपरेटस। क्या है, बैंडेड एंड रोथ एपरेटस, बैंडिट और रोथ एपरेटस, और एक है आपका डगलस मेथड, यानी कि डगलस एपरेटस भी इसको कहते हैं। ये दो मशीन है, एक तरह के मशीन है जो कि लैब में टेस्ट करते हैं, ठीक है। इन दो मशीनों से लैब में बीएमआर का कैलकुलेशन किया जाता है। समझ में आई बात। ये क्या है, आपका बैंडेड एंड रोथ ऑपरेटर्स, ये भी मशीन है, और डगलस मेथड भी, ये भी एक तरह का मशीन है। बैंडेड और रोथ में क्या होता है, ये क्लोज सर्किट डिवाइस है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें व्यक्ति को जिसका बीएमआर नापना है, 2 से 3 मिनट तक इस मशीन में बैठा दिया जाता है, और व्यक्ति कितना ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है ना, कंज्यूम कितना कर रहा है। तो मेजर, इससे क्या मेजर किया जाता है, मेजर ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन, यानी कि व्यक्ति को उस मशीन में बैठा दिया जाता है, ठीक है, और देखा जाता है कि 2 से 3 मिनट के अंदर व्यक्ति कितना O2 कंज्यूम कर रहा है, और उस कंज्यूमशन को नाप लिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये बैंडेड एंड रोथ एपरेटस में होता है। डगलस डिवाइस में क्या होता है, डगलस मेथड में ये क्या है, ये ओपन सर्किट में डिवाइस है। डगलस क्या है, ओपन सर्किट डिवाइस है, ठीक है। इसमें आपका मेजर किया जाता है ऑक्सीजन के कंजम्पशन को और O2 के आउटपुट को। क्या किया जाता है, ऑक्सीजन के कंजम्पशन, ओपन डिवाइस है, ऑक्सीजन के कंजम्पशन को और O2 के आउटपुट को डिवाइड किया जाता है, यानी कि व्यक्ति ने कितना ऑक्सीजन ग्रहण किया और कितना O2 छोड़ा, इसको इसमें मेजर किया जाता है, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, इसमें मेजर किया जाता है। आपके डगलस मेथड में व्यक्ति ने कितना ऑक्सीजन ग्रहण किया और कितना क्या किया, O2 को छोड़ा, इसमें इस बात का मेजर किया जाता है। इसको कहते हैं ओपन सर्किट डिवाइस, ठीक है। उसके बाद ये तो रहा, ये दोनों चीज़ें क्या है, ये दोनों मशीन है जो कि हम कहाँ टेस्ट करेंगे, ये दोनों टेस्ट होता है आपके लैब में। लेकिन उसके बाद हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अपने असर से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन को दिया है आपके हैरिस बैंडेड इक्वेशन। हैरिस बैंडेड इक्वेशन ने एक कैलकुलेशन बताया, जिसे हम मशीन के द्वारा ना, हम लैब में ना, हम घर में भी उसको टेस्ट कर सकते हैं कैलकुलेशन के माध्यम से, ठीक है। वो तो मशीन थी, वो दोनों क्या थी, आपके बैंडेड और रोथ ऑपरेटर्स, ये मशीन थी जिसमें कि बैंडेड और रोथ में क्या किया था, ऑक्सीजन के अवशोषण को नाप रहे थे कि कितना हम अवशोषण ग्रहण कर रहे हैं उस मशीन में बैठा के व्यक्ति को, ठीक है। और आपके डगलस मेथड में हम क्या कर रहे थे, वो ओपन सर्किट थी, जिसमें क्या होता है, हम ऑक्सीजन के अवशोषण को भी नाप रहे थे और कार्बन डाइऑक्साइड कितना छोड़ रहे वो भी नाप रहे थे। तो उसके लिए तो मशीन की जरूरत है, लेकिन हम एक मेथड से, एक इक्वेशन के माध्यम से भी हम उसको नाप सकते हैं, कैलकुलेशन के माध्यम से। वो कैलकुलेशन क्या है, तो उसको कैलकुलेशन को दिया था आपके हैरिस बैंडेड ने। किसने दिया था, हैरिस बैंडेड इक्वेशन। और उन्होंने कब दिया था इस कैलकुलेशन को, 1918 में, ठीक है, 1918 में दिया था। इसमें क्या है, इसमें देखिए, मैन के जो कैलकुलेशन, मैन का नापने के लिए, आदमी का नापने के लिए हम क्या करेंगे, बीएमआर कैसे नापेंगे व्यक्ति का। तो पहले हम तो क्या करेंगे, ये एक मतलब एक टर्म दिया हुआ है, इस टर्म को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उन्होंने ऐसे दिया था कि ये जो रेशियो है 6.5, ठीक है, किसी व्यक्ति का बीएमआर नापना है तो 665 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, कितने में, 665 को पहले प्लस करेंगे
13.75 और उसमें क्या करेंगे उसको आपके जो भी वेट है, जो भी आपका वजन है उसको उससे गुना कर देंगे। ठीक है, ये जो आपका अंक दिया हुआ है 665 को प्लस करेंगे किसमें 3.75 में प्लस करेंगे। ठीक है, और उसको गुना कर देंगे आपका जो भी वेट है, यानी कि 58 kg अगर वेट है तो इसमें गुना कर दिया जाएगा। पहले ये आपका रेशियो आपका डालेंगे टर्म 66.5 और प्लस उसमें करेंगे 13.75, उसमें आपका वेट जो है 58 kg उससे गुना कर देंगे। फिर उस जो भी निकल के आएगा उसमें प्लस करेंगे कितना 5.003, उसको प्लस करेंगे। फिर उसको क्या करेंगे उसको हाइट से करेंगे, हाइट इन सेंटीमीटर से क्या करेंगे गुना करेंगे। फिर माइनस कर देंगे आपका 6.755 और एज जो भी आपकी एज है उससे हम क्या करेंगे गुना करेंगे। तो जो कैलकुलेशन निकल के आएगा और जिस रेशियो में आपका BMR होगा वो आपका BMR कहलाएगा। उसी तरह महिलाओं को नापने के लिए उन्होंने ये उदाहरण दिया। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये क्या कैलकुलेशन दिया महिलाओं को नापने के लिए। ठीक है, लेकिन फिर इसको चेंज किया गया, जो आपके हैरिस ने दिया था, हैरिस बेंडेट ने, उसको फिर चेंज किया गया, उसको रिवाइज किया गया। ठीक है, इसको रिवाइज करके क्या बनाया गया, इसको फिर एक रिवाइज फार्मूला दिया गया। किसने दिया, तो हैरिस बेंडेट इक्वेशन को रिवाइज किया रोसा और सहगल ने। किसने रिवाइज कर दिया, और उसको मतलब दोबारा से रिवाइज करके उसको दोबारा से मतलब लाया गया, क्योंकि उसमें कुछ कमियां थी, वो कैलकुलेशन बहुत हार्ड था और फिर उसको रिवाइज किया आपके हैरिस बेंडेट को रोसा और सहगल ने रिवाइज किया। कब, 1984 में उन्होंने ये इक्वेशन दिया। ये इक्वेशन दिया किसमें, क्या उन्होंने कहा कि या उन्होंने जब वहाँ पे 6 था ना, 6 समथिंग था। ठीक है, तो उन्होंने ये इक्वेशन दिया कि 88.362 में क्या करेंगे 13.397 को ऐड करेंगे। फिर आपकी जो हाइट है, आपकी जो वेट है, यानी कि आपका वजन क्या है 58 kg है, इसको प्लस कर देंगे। फिर उसको जो भी आएगा उसमें 4.799 को क्या करेंगे प्लस करेंगे और उसको हाइट से आपकी सेंटीमीटर में उसको क्या करेंगे हम, जैसे 5.5 है तो सेंटीमीटर में कितना निकला 6.17, आपको 1.67, उससे क्या करेंगे उसको सेंटीमीटर में करके उसको गुना करेंगे और फिर उससे माइनस कर देंगे कितना 5.677 और एज से क्या करेंगे गुना करेंगे जो आपकी एज है। ठीक है, महिलाओं के लिए भी उन्होंने ये दिया उदाहरण। ठीक है, उसके बाद इसको फिर रिवाइज किया गया, फिर इसमें कुछ कमियां थी तो इसको फिर रिवाइज किया गया और अभी इस इक्वेशन पे हम काम करते हैं। इस इक्वेशन के माध्यम से सही कैलकुलेशन किया जाता है। इसको हैरिस बेंडेट इक्वेशन को फिर रिवाइज किया किसने, मफलिन एंड सेंट जार ने रिवाइज किया। किसने रिवाइज किया, मफलिन और सेंट जार ने 1990 में रिवाइज करके दिया, जो कि ये फार्मूला ये करंट और नया फार्मूला है और इससे क्या होता है, इससे अभी काम किया जाता है। इस फार्मूला का अभी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, इस फार्मूला को हम क्या करते हैं, अभी यूज करते हैं। और ये क्या है, मैन के लिए उन्होंने क्या किया, BMR कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 10 में क्या करेंगे आप, 10 को करेंगे वेट इन kg, 10 को आपके वेट से गुना करेंगे। ठीक है, वेट क्या है 58 kg, उसको गुना कर दिया। ठीक है, उसमें फिर प्लस कर दिया आपका 6.25, फिर आपके हाइट से उसको गुना कर दिया। हाइट क्या है 1.67 सेंटीमीटर में, ये था ना 1.67। ठीक है, उसको फिर माइनस कर दिया 5 से और एज आपकी जो एज है उसे गुना करके फिर +5 कर दिया। ये मैन के लिए है। फीमेल के लिए क्या है, 10 से हम क्या करेंगे, वेट को आपके गुना करेंगे। ठीक है, प्लस करेंगे 6.25, सारा वही रहेगा, सारा कुछ वही रहेगा, लेकिन जब हम लास्ट में माइनस कितना करेंगे 167, यहाँ पे प्लस कर रहे थे 5, यहाँ पे 167 माइनस करेंगे, जो कैलकुलेशन निकल के आएगी वो क्या हो जाएगा आपका वीमेन का BMR। तो इस प्रकार से BMR को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नॉर्मल BMR क्या होना चाहिए व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का, मैन का नॉर्मल BMR की बात करें तो मैन का नॉर्मल एडल्ट का होता है 34 से 37 कैलोरी पर आवर पर स्क्वायर मीटर, यानी कि 34 से 37 कैलोरी हर घंटे हर स्क्वायर मीटर, जितना लंबा चौड़ा आपका शरीर है उसके अनुसार खर्च होना चाहिए। ठीक है, और वीमेन के लिए, महिला जो एडल्ट महिला है उसके लिए 30 से 35 कैलोरी, ठीक है 30 से 35 किलो कैलोरी पर घंटे पर स्क्वायर मीटर इतनी खपत होती है। समझ में आई बात, हर घंटे हर स्क्वायर मीटर इतनी खपत होती है। तो ये क्या है, ये BMR मतलब एक सामान्य महिला जो एडल्ट है और एक सामान्य पुरुष जो एडल्ट है उसका BMR ये इतना होना चाहिए। ठीक है, BMI कितना होना चाहिए, अगर एक नॉर्मल महिला है तो उसकी BMI कितना होना चाहिए 18 से, आपका BMI कितना होना चाहिए 18 से लेके 18 पॉइंट आपका 24
9 है ना, 18.5 से 24.9 क्या होना चाहिए आपका BMI होना चाहिए। BMI किसी नॉर्मल महिला का कितना होना चाहिए 18.5 से लेके क्या होगा 24.9, यही है ना फीमेल का। और मेल का क्या होगा उसी रेंज में, ठीक है। BMI सबका बराबर होता है, मतलब कि उस मेल फीमेल का इसमें अंतर नहीं किया गया, नॉर्मल यही माना गया है कि क्योंकि हाइट से नापा जाता है ना, तो अगर हाइट पे होगा तो उसी पे मान लिया जाता है। तो अगर नॉर्मल हम BMI की बात करें तो 18.5 से 24.9, उसी प्रकार BMR की बात करें नॉर्मल तो महिला का कितना होगा 13.30 से लेके 35 किलो कैलोरी पर आवर पर स्क्वायर मीटर। मैन की 34 से 37 किलो पर आवर पर स्क्वायर मीटर, ये आपका BMR होता है। तो आई थिंक आज के क्लास से आप लोग को BMI और BMR क्या होता है उसका समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम कैलकुलेशन करते हैं, और BMI क्या होता है, BMR के में क्या डिफरेंसेस है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, कौन किस किस फार्मूला से हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये आज का जो चैप्टर आपने पढ़ लिया तो आपको फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जो सारे डाउट्स है BMI और BMR से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप इजीली इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए का क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।